सरस्वती शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 मुद्रा और बैंकिंग के बारे में कुछ सामान्य जानकारी देखेंगे। इससे पहले के क्लास में हमने मुद्रा के बारे में कुछ चीज़ें जानी थी। जो देखते हैं कि मुद्रा का अर्थ बताया था, मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई ये बताया था, और मुद्रा के कुछ सिद्धांतों के बारे में जानकारी दी थी। और इसी के साथ हमने विनिमय का माध्यम भी देखा था, यानी कि एक शब्द हमने लिखा था विनिमय। ठीक है, ये मैंने बताया था कि विनिमय का मतलब क्या होता है। जब हम किसी चीज को परिवर्तन करते लेते हैं, ठीक है ना, उसको हम विनिमय कहते हैं। तो पहले जमाने में क्या होता था, विनिमय जो है वस्तुओं के बदले में होता था। कोई चीज़ हम खरीदते थे तो उस समय मुद्रा तो थी नहीं, रुपए पैसे तो थे नहीं, तो वस्तु के बदले में हम वस्तुएं लेते थे। ठीक है ना, इसको कहते हैं वस्तु विनिमय। लेकिन बाद में मुद्रा का आविष्कार हो गया। अब मुद्रा के आविष्कार के साथ साथ एक नई व्यवस्था और जुड़ी, वो व्यवस्था थी बैंकिंग। सबसे पहले शब्द आता है बैंकिंग है क्या। तो बैंकिंग शब्द जो है अंग्रेजी भाषा में जो है बेंचो शब्द, तो जो है बेंचो शब्द से मिला है। पुराने ज़माने में क्या होता था कि पहले लोग जो है यूरोपियन लोग एक बेंच का इस्तेमाल करते थे, उस पे ऊपर बैठ करके कुछ लेन देन का कार्य करते थे, और उस बेंचों से ही ये शब्द निकला है बैंक। ठीक है, बेंचों से बैंक निकला, और वर्तमान में हम बैंकों के रूप में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको एक बैंक की सामान्य जानकारी कई बार पूछता है आरबीआई के बारे में, आरबीआई, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म में पूछ सकता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है ना, आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है ना, फिर इसका पूछता है स्थापना के बारे में, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, ये अपन को याद रखना है। भारत में कुछ अधिनियम बने, उन अधिनियमों में अलग अलग समय में अलग अलग बैंकों के कार्य हुए थे, वो एक अलग विषय है। लेकिन अपन को एक आरबीआई के नाते देखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो अपन को बताना है 1935 में। और इसका जो प्रमुख कार्य है वो याद रखना है नोट निर्गमन, यानी नोटों की छापाई करता है। हम अगर बात करें तो हमारे देश में 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, ठीक है, इसके बाद में 200, इसके बाद में 500, ठीक है, और इसके बाद में 2000। इन नोटों की जो छपाई का कार्य है, इन नोटों को छापने का जो काम है वो है भारतीय रिजर्व बैंक करता है। एक बात याद है। तो अब एक प्रश्न ये बनता है कि इससे छोटे कुछ सिक्के भी हैं, जैसे हमारे यहाँ पर 1 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपये के सिक्के हैं। तो सिक्के जो है, ठीक है ना, सिक्कों का जो करता है वो याद रखना वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। ठीक है, ये याद रखना। तो सिक्के जारी करते हैं वित्त मंत्रालय, और जो नोट है वो आरबीआई करता है, और आरबीआई के गवर्नर पे जो है हस्ताक्षर होते हैं। हमने अक्सर अपने नोट देखे हैं, उन नोटों पे देखना साइड में जो है गवर्नर के हस्ताक्षर भी होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो नोटों और इन दोनों की बातें अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। एक अनुसूची है, ठीक है, 1959 में बनाई गई, और उस अनुसूची की धारा 2, ठीक है, अनुसूची की धारा 2, ठीक है, इस धारा 2 में कुछ बैंकों के बारे में भी जिक्र हुआ, वो भी अपन को याद रखना है। और अनुसूची में जो नियम है, उन नियमों के तहत बैंकों का जो है सारा कार्य, कामकाज वगैरह चलता है, ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आता है भाई बैंकों के कार्य, जो सबसे महत्वपूर्ण अपना प्रश्न बनता है, जो आने के लायक भी है और परीक्षा में अक्सर पूछते भी है, बैंक के कार्य। ठीक है ना, बैंक के कार्य, ठीक है, ये याद रखना, कई बार पूछता है। तो बैंक के कार्य के रूप में सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कार्य आता है वो आता है ऋण, ठीक है ना, देना। हम सबको पता है कि मानव के दैनिक जीवन में अनेक कार्य होते हैं, और वो कार्य रुपए पैसों के बगैर नहीं होते हैं। तो कई बार व्यक्ति को रुपए पैसों की जब जरूरत पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में वो
ऋण के रूप में या उधार लेने के लिए बैंक के पास जाता है और बैंक उसे जो है निश्चित ब्याज दर पर, ठीक है, ब्याज पर, ब्याज या इसको कहते हैं इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट पर हमें कुछ रुपए देती है और वो रुपए हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। तो पहला जो काम है वो है ऋण देना। दूसरा इनका जो कार्य है जमा स्वीकार करना, जमा स्वीकार करना। व्यक्ति दिन प्रतिदिन कार्य करता है और उस कार्य में उसको जो है आमदनी मिलती है, वो आय प्राप्त करता है। अपने घर के खर्चे निकालने के बाद उसके पास कुछ आमदनी शेष बच जाती है, जिसको अपन सामान्य रूप से बचत कहते हैं। उस बचत को अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रखता है, भविष्य में कोई कार्य हो उसके लिए सुरक्षित रखता है। तो उसको रखने के लिए भी वो हमेशा बैंक का सहारा लेता है और वो अपनी जमा जो है बैंकों में करवाता है। ये जमा कई तरीके से हो सकती है, ठीक है। पहले अगर मैं जमा की बात करूं तो ये जमा जो आपको देखने को मिलती है बचत खाते के रूप में। इस जमा में भी बचत खाता, ठीक है, बचत खाता होता है। बचत खाते में सेविंग अकाउंट जिसको कहते हैं, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने पूरे खर्च निकालने के बाद उसके पास जो शेष आय बचती है उस आय को बैंक में जमा करवा देता है, ठीक है, बचत खाता खोल करके, ठीक है। और इस बचत के ऊपर हमें ब्याज में मिलता है। दूसरा जो आता है चालू खाते के रूप में, चालू खाता। चालू खाता क्या होता है? यह अधिकांशतः व्यापारी लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इस चालू खाते में एक दिन में कितने रुपए जमा करवाए जा सकते हैं, कितने रुपए निकाले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जमा के बदले में यहाँ पर ब्याज नहीं मिलता। ये दोनों खाते हैं, दोनों खाते में बस फर्क इतना है कि यहाँ पर जो है एक सब लिमिट है, जबकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई लिमिट नहीं है। दूसरी बात अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर बचत खाते में ब्याज मिलता है, जबकि चालू खाते में ब्याज नहीं मिलता है। ये देखने को भी अपन को मिलता है। तीसरा जो आता है एफडी। तीसरा अगर जमा होती है वो एफडी के रूप में होती है। एफडी इसको कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी कि एक निश्चित समय के लिए, चाहे वो 6 महीना हो, चाहे वो 3 महीना हो, चाहे 1 साल हो, चाहे 2.5 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, उसके लिए फिक्स वो जमा करवा देता है और उसके ऊपर भी ब्याज मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जमा स्वीकार करना बचत के माध्यम से, चालू खाते के माध्यम से और एफडी के माध्यम से, इन 3 तरीकों से जो है बैंक कार्य करती है। तो हमारे सामने बैंक के कार्य के रूप में हमने 1 और 2 कार्य देखे। फिर अगर तीसरा कार्य अपन देखें अन्य कार्य, अन्य कार्य। अब इस अन्य कार्य हम क्या कह सकते हैं? वर्तमान समय में हमने देखा होगा ऐसे अनेक कार्य बैंक के द्वारा किए जाते हैं जिनकी हमें जानकारी, जैसे लॉकर सुविधा देना, हमारे घर में जो हमारे कह सकते हैं कागजात है जमीनों के, या फिर हम कह सकते हैं आभूषण हैं, या ऐसे कुछ भी हमारे जो कीमती चीजें हैं उनकी सिक्योरिटी नहीं होती है, वो घर पे सेफ नहीं रख सकते हैं। कई बार हम बाहर जाते हैं तो हमें बीच में चिंता होती है, चिंता सताती कि कहीं गुम हो जाए, चोरी हो जाए। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उनको सेफ रखने के लिए बैंक के पास जाते हैं और बैंक हमें लॉकर सुविधा देता है, ठीक है ना, एक प्रकार का लॉकर सुविधा देता है, ठीक है। उस लॉकर सुविधा में हम हमारे ये कीमती सामान रख सकते हैं, ठीक है। बदले में वो हमसे कुछ सामान्य जो है राशि भी लेता है, ठीक है, ये सुविधा के लिए। तो ये भी हो सकता है। एक नया कार्य इसमें आपने देखा होगा एटीएम सुविधा, ठीक है ना, अन्य में देख सकते हैं एटीएम, ठीक है ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसका मतलब है पहले समय में क्या होता, हमारा रुपये पैसा बैंकों में ही होता, ठीक है, लेकिन बैंक एक निश्चित समय के लिए खुलता। सुबह 10 बजे खुला, 4 बजे बंद हो गया। लेकिन मानो किसी व्यक्ति को रात को 8 बजे रुपए पैसे की जरूरत पड़ी तो फिर क्या करता? ऐसी स्थिति में वो बैंक को रात को तो गेट खुलेगा नहीं, ठीक है ना, बैंक में रात को गेट। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या हुआ, एक सुविधा दी गई, वो थी एटीएम। ये बैंकों के द्वारा हमें एक जो है कार्ड बनाया जाता है और उस कार्ड में कुछ रुपए पैसे होते हैं और उन रुपए पैसे जो है हमारे खाते से हम विड्रॉल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार एटीएम सुविधा से दी गई कि अन्य में लिख सकते हैं। एक अन्य कार्य जो होता है वो होता है भुगतान करना। भुगतान करना, अब भुगतान कैसे? आजकल हमारे कुछ बिजली के बिल है, टेलीफोन के बिल है, या अन्य XYZ कोई भी बिल है, उन बिलों का भी भुगतान जो है बैंकों के माध्यम से होता है। हमने देखा होगा पहले ज़माने में, या अभी 10-12 साल पुरानी बात करें, बिजली का बिल आता था तो हम हमारे घर से रुपये पैसे ले जाकर के भर के आ जाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब अपने खाते से ही सीधा अगर हम करते तो वो हो जाता है, ठीक है ना।
फिर इसके अलावा और कार्य अगर अपन देखें अन्य में तो वो होता है ड्राफ्ट की सुविधा, ठीक है ना। ड्राफ्ट की सुविधा ऐसी सुविधा है, अगर हमारा बैंक में खाता नहीं है और अगर किसी व्यक्ति को नकद रुपए नहीं दे करके किसी को रुपए चेक के माध्यम से देने, तो चेक तभी मिलेगा जब हमारा खाता होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में हम ड्राफ्ट के माध्यम से भी हम जो है दे सकते हैं, अगले व्यक्ति के अकाउंट के नाम से ड्राफ्ट बन सकता है और वो जब रुपया पैसा जमा सकता है। तो इस प्रकार हमने आज जो देखे बैंक के कार्य में ऋण जमा करना, जमा स्वीकार करना, अन्य कार्य में मैंने 4-5 प्रकार के कार्य बताए, ये है। अगला जो बिंदु आता है वो हमारा आता है ऋण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, या व्यक्ति को अगर रुपये पैसे की जरूरत होती है तो वो रुपये पैसों के लिए कैसे कैसे कहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो ऋण के स्रोत, ऋण के स्रोत, ठीक है ना। ऋण के स्रोत का मतलब है एक व्यक्ति को अगर रुपये पैसे की जरूरत हो गई तो वो ऐसी स्थिति में कहाँ पर जाएगा। तो इसमें अपन दो चीजें देख सकते हैं, एक तो आता है संस्थागत, ये बोर्ड में कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, ऋण के स्रोत बताइए। एक होता है संस्थागत और एक होता है गैर संस्थागत। गैर संस्थागत, ये दो प्रकार के स्रोत होते हैं ऋण के। यदि एक व्यक्ति को अपने जीवन में रुपए पैसे की जरूरत होती है तो वो इन दो तरीकों से उधार ले सकता है, इन दो तरीकों से ऋण वसूल कर सकता है। पहला आता है संस्थागत। संस्थागत का मतलब है कोई न कोई संस्था है, यानी कि ये कह सकते हैं बैंक से अगर व्यक्ति उधार लेता है तो वो संस्थागत कहलाएगा। यानी कि अनुसूची 2 की धारा में जो बातें लिखी उसके तहत जो बैंक बने हुए हैं, उन बैंकों से अगर कोई व्यक्ति रुपए पैसे उधार लेता है तो वो कहलाता है संस्थागत। अब इस संस्थागत में कुछ उदाहरण देकर देख सकते हैं, जैसे अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, SBI बैंक, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो है नाबार्ड, ठीक है। और बैंक करें तो HDFC, और अगर बात करें तो ICICI, ठीक है। इस प्रकार के बैंकों से अगर व्यक्ति पैसे उधार लेता है तो वो उधार कहलाएगा संस्थागत, ठीक है। दूसरा जो आता है गैर संस्थागत। गैर संस्थागत का मतलब होता है इन बैंकों के अलावा अगर व्यक्ति किसी और से उधार लेता है, जैसे सेठ, साहूकार, मित्र, दोस्त, सगे संबंधी, ठीक है ना। यानी कि एक व्यक्ति जब उनको रुपए की जरूरत होती है वो अपने रिश्तेदारों से रुपए पैसे उधार लेता है, या फिर अपन कह सकते हैं सेठ साहूकारों से ले सकता है, या कह सकते हैं महाजनों से लेता है। ऐसा अगर वो किसी व्यक्ति से उधार लेता है तो ये गैर संस्थागत स्रोत कहलाते हैं। परीक्षा में एक प्रश्न पूछ सकता है संस्थागत स्रोत कौन से है और गैर संस्थागत स्रोत कौन से है, तो दोनों अपन ये उदाहरण देकर के बता सकते हैं। अब देखना, सुनना और समझना। यह सबसे बड़ी बात क्या आती है, पहले जमाने में अगर अपन बात करें, ठीक है, तो गैर संस्थागत स्रोतों का महत्व सबसे ज्यादा था। अगर मैं 19वीं शताब्दी से पहले की बात करूं तो लगभग, या हमारा देश आजाद नहीं हुआ उससे पहले की बात करूं तो ज्यादातर गैर संस्थागत स्रोतों का महत्व सबसे ज्यादा था। लेकिन इस गैर संस्थागत स्रोत में क्या था, 2-3 समस्या देखने को मिली। पहली समस्या क्या देखने को मिली, एक तो इनके द्वारा ब्याज की दर अधिक वसूली जाती थी। मानो कोई व्यक्ति 100 रुपये उधार लेता था तो 1 महीने बाद उसको 200 रुपये लौटाने पड़ते, यानी ब्याज की दर बहुत ज्यादा थी। दूसरी बात, इसमें कोई नियम कायदे कानून नहीं थे। पैसे वाला है मानो, और वो पैसा जिससे हमने उधार लिया वो शाम को हमारे घर पे आकर बैठ जाता था कि भाई साहब मुझे पैसा दो, तो अब अचानक उसको पैसे देने पड़ते थे। तो कहने का मतलब है इसमें हमें बहुत जोखिम उठानी पड़ती थी, ठीक है। इसमें हमें रिस्क का मामला था। कभी भी उधार व्यक्ति जिससे हमने उधार लिया वो कभी भी आकर के हमसे उधार मांग सकता था, ठीक है, और ब्याज की दर अधिक थी। इसलिए ये समस्या हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन बाद में इनसे छुटकारा पाने के लिए गैर संस्थागत की स्थापना हुई। इस गैर संस्थागत में हमें बहुत सारे फायदे, एक तो ब्याज भी कम लगता है, दूसरा इसमें सेफ रहते हैं। क्यों रहते हैं कि जब जरूरत होगी तब हम लौटा पाएंगे, चाहे हमें 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, कैसे भी रुपए पैसे चाहिए आराम से अपन रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की ये व्यवस्था देखने को मिलती है। तो ऋण के स्रोत के रूप में हम 2 प्रकार के स्रोत पढ़े, संस्थागत और गैर संस्थागत, ठीक है। इसके बाद में आगे की क्लास में और देखेंगे बैंकिंग व्यवस्थाओं के बारे में। जब तक के लिए धन्यवाद।